Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 13th of June 2020 Saturday. So let's start with Business Standard Daily News Analysis. Inspiration of the day is sleep less and dream more. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. Crash course IIP contracts record 55.5% in April. Yesterday, government has released the data on only index number for industrial प्रोडक्शन और उस डेटा में अप्रैल के मंथ में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था वो 55.5% से कॉन्ट्रैक्ट किया and that data has also reported the shrunk of 18.3% in the month of March. So index of industrial production has witnessed the sharpest decline in the months of April and May. और गवर्नमेंट का इस पे क्या स्टैंड है? गवर्नमेंट ने कह रही है दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द अनप्रेसिडेंटेड लॉकडाउन वाज इन फोर्स इन द मोस्ट ऑफ द अप्रैल. अगर हम मार्च की बात करें, मार्च में इतना कम कॉन्ट्रैक्शन क्यों हुआ? क्योंकि तो अगर आपको याद हो, आधे मार्च तक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नॉर्मली रिज्यूम हो रही थी. आधे मार्च के बाद ही हमारा लॉकडाउन 1.0 स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से मार्च के मंथ में जो महीने में हमें कम कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में. अगर हम अप्रैल की बात करें तो अप्रैल का पूरा मंथ, फुल मंथ हैज़ बीन गॉन अंडर द economic lockdown and most of the economic activities, industrial establishment, commercial activities were shut down and because of that industrial production has contracted at a sharpest ever rate. गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है इसमें? गवर्नमेंट ने कहा है, गवर्नमेंट ने क्लियरली डेटा जब रिलीज़ किया उसमें भी लिखा कि ओनली इंडेक्स नंबर मीन्स इट इज़ जस्ट फॉर इंडिकेटर कि उस पर्टिकुलर प्री कोविड 19 से लेकर के जब लॉकडाउन हुआ तो उस ड्यूरेशन में कितना कॉन्ट्रैक्शन हुआ है. गवर्नमेंट ने बहुत क्लियरली ये एक्सपर्ट्स को कहा है कि दैट डेटा शुड नॉट बी कंपेयर्ड विद दोज ऑफ द प्रीवियस मंथ. इस डेटा को पिछले जो प्री कोविड 19 के ड्यूरेशन में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा था उससे कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर पीरियड में मार्च से लेकर के अप्रैल और कुछ हाफ ऑफ द में बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो थी वो बंद थी. इस्टेब्लिशमेंट का जो प्रोडक्शन था वो नील था. तो इस डेटा का कंपैरिजन आप अगर प्रीवियस मंथ्स के डेटा से करते हैं तो दैट इज़ अनकम्पैरेबल एंड विल नॉट इंडिकेट एनीथिंग वर्थ वाइल. हालांकि एक्सपर्ट का इस पे दूसरा टेक है. एक्सपर्ट ये कह रहे हैं इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ द लॉकडाउन हैज़ अफेक्टेड द डिफरेंट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी. एक्सपर्ट का ये कहना है कि जो डेटा है इसको तो कंपैरिजन में डालना ही पड़ेगा. अगर हम कंपैरिजन नहीं करेंगे इस पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर का प्रीवियस ईयर के प्रीवियस मंथ्स के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से, तो हम ये कैसे जान पाएंगे कि एक्चुअल इम्पैक्ट इकोनॉमिक लॉकडाउन का क्या हुआ. डिफरेंट इकोनॉमी के पार्ट में लॉकडाउन ने कैसे इम्पैक्ट डाला. तो एज पर द एक्सपर्ट दिस डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ इम्पेरेबल टू कंपेयर इट विथ प्रीवियस मंथ्स डेटा. तो अगर आप देखें तो बहुत सारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट ने कहा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज एंड फोरकास्ट हाउ द इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ एक्सपेक्टेड टू रिकवर इन अपकमिंग मंथ्स. कैसे अपकमिंग मंथ्स में इकोनॉमिक एक्टिविटी रिकवर होगी और इकोनॉमिक रिकवरी को हम देखेंगे. उसको सही से प्रेडिक्ट करने के लिए इस पर्टिकुलर लॉकडाउन के पीरियड में इकोनॉमिक डेटा कैसा रहा है उसकी एनालिसिस करना या उसका पिछले मंथ से कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है. तो अगर हम इसको ग्राफ में देखना चाहें तो आप देख सकते हैं आईआईपी ग्रोथ इन परसेंटेज अप्रैल 2019 से कंटिन्यूसली ये स्टैगर्ड कर रहा है और जैसे ही हमारा अप्रैल का मंथ स्टार्ट हुआ, मार्च में हमारा इकोनॉमिक लॉकडाउन हुआ, हम इसमें शार्प फॉल देख सकते हैं 55.5% का. और इससे जनरली अगर बहुत ऑब्सोल्यूट टर्म में बोलना चाहे -55.5% का हमने शार्प डिक्लाइन आईआईपी में देखा है. अगर की कंपोनेंट्स की बात करें कि किस पर्टिकुलर सेक्टर में कितना कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कौन सा सेक्टर कितना क्रैश किया, तो आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग के आउटपुट में 64.2% का कॉन्ट्रैक्शन देखा गया इन द मंथ ऑफ अप्रैल. माइनिंग का जो आउटपुट था वो स्लम्प्ड हो गया 27.3% से और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन 22.5% से. और अगर आप हर के कॉन्ट्रैक्शन को इन द मंथ ऑफ मार्च, अगर मार्च के मंथ का देखिए कॉन्ट्रैक्शन, तो वो अप्रैल के मंथ के कॉन्ट्रैक्शन से बहुत कम है. और इसका सीधा एक रीज़न है क्योंकि आधे मार्च के बाद से ही इकोनॉमिक लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था. तो आधा मार्च तक तो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नॉर्मली रिज्यूम कर रही थी.
अब ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या होता है, कोर इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, ये सब हम पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको नहीं पता या नहीं आपको समझ में आ रहा तो आप जा करके मेरे प्रीवियस वीडियोस में इस चीज़ को देख सकते हैं। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 1, सेमीकंडक्टर असेंबली मेजर्स प्लान बेस्ड इन इंडिया। टॉप 4 ग्लोबल कंपनीज ने इंडिया में असेंबलिंग, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग ATMP प्लांट स्टैब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट से डिस्कशन स्टार्ट किया है। अंडर विच स्कीम, अगर आपको याद हो, अंडर प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज PLI। और वो टॉप ग्लोबल कंपनीज कौन सी हैं? ताइवानीज मेजर ASE टेक्नोलॉजी होल्डिंग्स, पावरटेक टेक्नोलॉजी, SPIL एंड US बेस्ड एमकॉट टेक्नोलॉजी। तो इन चारों कंपनीज ने इंडिया में गवर्नमेंट से परमिशन मांगने के लिए डिस्कशन स्टार्ट कर दिया दैट दे वांट टू establish their assembling, testing, marking and packaging plant in India under productivity linked incentive scheme, and they want to tap the untapped potential of Indian manufacturing sector and want to develop export hubs to undertake the outsourced semiconductor packaging and testing services from India। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, अगर आप इनका रिवेन्यू देखें तो ASP टेक्नोलॉजी होल्डिंग का जो रिवेन्यू है वो $11.7 बिलियन का रिवेन्यू है। इसी तरह पावरटेक 2.17 बिलियन, SPIL का 2.79 बिलियन, US बेस्ड एमकॉ टेक्नोलॉजी का 4.3 बिलियन। तो अगर इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगी अंडर PLI स्कीम तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडिया एज वेल एज फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अगर हम बात करें कि एक्चुअली इनका बिजनेस क्या है तो ATMP कंपनीज, ATMP स्टैंड्स फॉर असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग। ATMP कंपनीज बेसिकली अंडरटेक थर्ड पार्टी इंटीग्रेटेड सर्किट पैकेजिंग टेस्ट सर्विसेज फॉर फैब्रिकेशन और सेमीकंडक्टर कंपनीज। इट मीन्स they will work with close collaboration to all manufacturing companies, manufacturing electronic companies like mobile devices, medical electronics, telecom, internet of things, consumer electronics, machine and all other related industries. So it will be beneficial for all those companies which actually work in fabrication or semiconductor बाई प्रोडक्ट्स, जिनका रॉ मटेरियल है, जिनके मेन प्रोडक्ट्स में इन सारी टेक्नोलॉजीज़ का या इस सारे फंक्शन का यूज़ होता है, तो उनके लिए ये कंपनीज काम करती हैं एज अ थर्ड पार्टी इंटीग्रेटेड सर्किट पैकेजिंग। और अगर हम उस स्कीम की बात करें जिसके तहत, जिस PLI स्कीम के तहत ये इंडिया आना चाह रही हैं, तो अगर आपको याद हो मैंने पहले भी डिस्कस किया है, अंडर PLI स्कीम इंसेंटिव रेंज फ्रॉम 4 to 6% फॉर 5 years प्रोवाइडेड दैट सर्टेन कंडीशंस। और वो कंडीशंस क्या थी अगर आपको याद हो? कंपनीज हैज़ टू इन्वेस्ट अप्रॉक्सीमेटली 100 करोड़ इन 5 years, और उन्हीं 5 सालों में कंपनी को अप्रॉक्सीमेटली 3000 करोड़ की सेल करनी है। 25% इंसेंटिव्स ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर टू बी रीइंबर्स्ड provided that company make the minimum investment threshold expenditure in India. And what is minimum investment threshold? That is 5 crore to 1000 crore in 5 year। तो अगर कंपनी इतना इन्वेस्टमेंट करती है तो उसको 25% का इंसेंटिव उसके कैपिटल एक्सपेंडिचर पर मिलेगा। फॉर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर फाइनेंशियल असिस्टेंस अप टू 50% ऑन प्रोजेक्ट कॉस्ट अप टू 70 करोड़ फॉर एवरी 100 एकड़। इसी तरह के बहुत अदर बेनिफिट्स भी हैं PLI में, जिसको टैप करने के लिए बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स इंडिया की गवर्नमेंट से कंटिन्यूसली डिस्कशन में हैं। फिलहाल के लिए इन 4 बड़ी कंपनीज ने, सेमीकंडक्टर असेंबली कंपनीज ने इंडिया की गवर्नमेंट से टॉक की है एंड एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट शो किया है दैट दे वांट टू एस्टैब्लिश देयर ATMP प्लांट्स इन इंडिया। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 1, GST कॉम्प्लायंस फॉर स्मॉल बिजनेस ईज्ड। कल GST काउंसिल की मीटिंग हुई, फर्स्ट मीटिंग आफ्टर लॉकडाउन, और वो मीटिंग वर्चुअल मीटिंग हुई। उस वर्चुअल मीटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाने थे। अगर आपको याद हो तो मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि रेट स्लैब को रिवाइज़ करने के हो सकता है कुछ चेंजेस, उसमें कुछ चेंजेस किया जाए। टैक्स स्लैब में हो सकता है जो स्टेट्स हैं या जो गवर्नमेंट है उनके कॉम्पनसेशन को पूरा करने के लिए मार्केट बोरोइंग के ऑप्शन को एक्सप्लोर किया जाए। तो हालांकि कल के मीटिंग में ये इन सारी बातों पर डिस्कशन नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने, GST काउंसिल ने इन सारे इशूज़ रिलेटेड टू कॉम्पनसेशन एंड मार्केट बोरोइंग हैज़ बीन डिफर्ड फॉर नेक्स्ट मीटिंग।
जब अगली मीटिंग अगले मंथ में जीएसटी काउंसिल की होगी उसमें ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे। हालांकि कल की मीटिंग में भी गवर्नमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए, जीएसटी काउंसिल ने कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए, जिसमें एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन ये था कि उसने जो जितने भी स्मॉल बिजनेसेस हैं उनके लिए जीएसटी कॉम्प्लायंस, जीएसटी फाइलिंग को ईज कर दिया है। और ईज कैसे कर दिया है? बाई डेट एक्सटेंशन, बाई रिडक्शन और वेविंग ऑफ द लेट फीस। तो ऐसे सारे स्मॉल बिजनेसेस जो कि इस इकोनॉमिक लॉकडाउन की वजह से अपना जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं कर पाए थे, जीएसटीआर 3B का रिटर्न फाइल नहीं कर पाए थे, अपना टैक्स पेमेंट नहीं कर पाए थे, उन सारे स्मॉल बिजनेसेस की जो लेट फीस है उसको गवर्नमेंट ने आधा कर दिया है कि अब उनको उस लेट फीस पर जो पेनाल्टी इंटरेस्ट रेट देना होता है वो हाफ हो गया है। तो ऐसे सारे बिजनेस जिनकी टैक्स लायबिलिटी निल थी, जिन जो जीएसटी फाइल कर रहे थे, अगर उनकी टैक्स लायबिलिटी निल थी तो उनको कोई भी लेट फी नहीं पड़ेगी अगर उन्होंने अपना जीएसटीआर 3B का रिटर्न फाइल नहीं किया। बट अगर ऐसे सारी कंपनीज जिनकी कुछ कुछ टैक्स लायबिलिटी थी तो उनकी जो लेट फीस थी उस पर कैप लगा दिया है गवर्नमेंट ने। कितना कैप लगा दिया है? अप्रॉक्सीमेटली 500 पर रिटर्न। तो जुलाई 2017 से जनवरी 2020 तक के पीरियड के लिए पर रिटर्न जो लेट फीस, जो लेट पेनाल्टी लगाई गई है जीएसटीआर रिटर्न पे, वो है 500 पर रिटर्न। तो ऐसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ऐसे स्मॉल स्केल बिजनेसेस जिन्होंने जुलाई 2017 से जनवरी 2020 तक के अपनी टैक्स लायबिलिटी के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल नहीं किया, जीएसटीआर फाइल नहीं किया, जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया, उनका जो लेट फी का जो कैप है वो 500 पर रिटर्न लगेगा। और ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसकी टैक्स लायबिलिटी बिल्कुल निल थी, टैक्स लायबिलिटी निल भी है तो भी आपको जीएसटीआर फाइल करके ये शो करना भी पड़ता है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी निल है, यू आर नॉट लायबल फॉर पेइंग एनी टैक्स। तो उन सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, स्मॉल स्केल बिजनेस इंडस्ट्री के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो लेट फी है वो कम्प्लीटली वेव ऑफ कर दी गई है। इससे क्या होगा? अब इससे ये होगा कि जो जितने भी स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के में जितने भी छोटे छोटे बिजनेस हैं, लघु उद्योग हैं, वो अब जीएसटी कंप्लायंस की तरफ ज़्यादा बढ़ेंगे। ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिनका कोई सेल नहीं हुआ या जिनकी जो एग्जेम्पशन लिमिट में आ रहे थे, जिनकी लायबिलिटी निल थी बट वो जीएसटीआर फाइल ही नहीं कर रहे थे, तो अब वो लेट फी जीरो हो गई। तो हो सकता है मैक्सिमम स्मॉल स्केल बिजनेसेस जो हैं वो जीएसटीआर फाइल करें और इससे क्या होगा? जीएसटी का कॉम्प्लायंस इंक्रीज होगा। अगर हम इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा जाएं तो टैक्स रेट इज एंटी प्रोपोर्शनल टू टैक्स कॉम्प्लायंस। जितना आप टैक्स रेट कम करेंगे कॉम्प्लायंस उतना ही बढ़ेगा किसी भी पर्टिकुलर टैक्स रेजिम का, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो। तो कल गवर्नमेंट ने इस रूल को यूटिलाइज करते हुए बहुत सारे जो लेट फ़ी थी उसको रिड्यूस कर दिया, जो जिन पर लेट फ़ी एप्लीकेबल थी उनको उनका रिडक्शन कर दिया, और जिन पर लेट फ़ी एप्लीकेबल थी पर उनका टैक्स लायबिलिटी निल थी उनको बिल्कुल ही वेव ऑफ कर दिया टैक्स फ़ी। गवर्नमेंट ने कल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इन्वर्टर ड्यूटी स्ट्रक्चर पर भी कुछ डिसीजन लिए। हालांकि वो डिसीजन बहुत मेजर नहीं थे, डेलिब्रेशन तो हुआ बट कोई बहुत बड़े या बहुत मेजर डिसीजन नहीं लिए गए। हो सकता है कि नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर पर भी कुछ डिसीजन देखने को मिले। तो अगर कल की जीएसटी काउंसिल की हम बात करें, इन शॉर्ट कल की जीएसटी काउंसिल में कौन से की डिसीजंस हुए? तो लेट फी वेव ऑफ फॉर जीएसटीआर 3B रिटर्न विद निल लायबिलिटी फॉर जुलाई 2017 टू जनवरी 2020, इंटरेस्ट रेट हाफ to 9% for late filing for especially for small companies. It is not for big companies or not the medium scale companies. No late fee for GST return for May to July. तो May to July के बीच में अगर आप सितंबर तक फाइल करते हैं तो आपको कोई भी लेट फी नहीं देनी पड़ेगी, प्रोवाइडेड दैट योर टर्न ओवर शुड बी लेस देन 5 crore. And few other topics like compensation cess, revision of tax slabs, inverted duty structure, market borrowing, that all topics has been deferred for next meeting. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 गिवन ऑन पेज नंबर 13. इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व क्रॉस $500 बिलियन मार्क फॉर फर्स्ट टाइम. इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 500 बिलियन मार्क का माइलस्टोन क्रॉस कर चुका है इन द फर्स्ट टाइम ऑफ द हिस्ट्री. As per the release data of RBI, India had forex reserve of $501.7 billion as of June 5, a rise of 8 billion in a week, and that 8 billion is the highest weekly increase since September 2007. तो September 2007 से ये सबसे ज़्यादा और बोलते हैं हाईएस्ट वीकली इंक्रीज रहा है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में.
अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों सडनली इंडिया का, वो भी इस इकोनॉमिक लॉकडाउन के पीरियड में, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने ये इस पे कंट्रीब्यूट किया कि इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो 500 बिलियन का मार्क भी क्रॉस कर गया। देयर मस्ट बी सर्टेन फैक्टर्स विच लेड टू द इंक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया। तो हम एक एक फैक्टर की बात करते हैं। पहले सबसे पहला फैक्टर, सेंट्रल बैंक हैज एब्जॉर्ब द इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी एट अ टाइम व्हेन देयर वाज नॉट एनफ डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। क्या हुआ, इकोनॉमिक लॉकडाउन की वजह से इंडिया ने भी जो विद इन द हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी में जो लॉकडाउन हो, उसके अलावा भी इंडिया ने अपने आप को आइसोलेट कर रखा था वर्ल्ड से भी। तो बहुत सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो हमारा बिजनेस, जो ट्रेडिंग होती थी, वो नहीं हुआ। और जब वो ट्रेडिंग नहीं हुई तो हमने ऑयल जैसे हम ऑयल का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इकोनॉमिक लॉकडाउन था, बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद थी, हमें ऑयल की डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं थी, ऑयल की डिमांड नहीं थी। और ऑयल इज़ वन ऑफ द वेरी और प्राइम इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेड आइटम फॉर इंडिया। ऑयल जो सबसे इम्पॉर्टेंट आइटम है, जो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को डिक्रीज करता है, क्योंकि हमें ऑयल खरीदने के लिए पेमेंट करना पड़ता है, और पेमेंट हम फॉरेन करेंसी के फॉर्म में ही करते हैं। अब चूंकि हमारा ऑयल प्राइस का जो डिमांड था वो कोलैप्स कर गई थी बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक लॉकडाउन, जिसकी वजह से हमें इंटरनेशनल मार्केट से ऑयल खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, जिससे कि हमारा इम्पोर्ट जो बिल था वो रिड्यूस हो गया। इम्पोर्ट बिल रिड्यूस हो गया तो जाहिर सी बात है हमारा रिजर्व बढ़ा। आप देख लेते हैं दूसरा फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या है, रिलायंस जियो और एयरटेल की जो डील्स हुई हैं यूएस की टेक्नोलॉजी और प्राइवेट इक्विटी कंपनी से, उसकी वजह से भी डॉलर का इन्फ्लो इंडिया में इंक्रीज हुआ है। अगर आपको याद हो, फेसबुक से हमारी डील हुई, केकेआर से डील हुई, इसी तरह की अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 डील रिलायंस जियो ने स्पेशली यूएस फर्म से करी, जिसकी वजह से डॉलर का इन्फ्लो बढ़ा। एयरटेल की भी जो डील हुई उसकी वजह से भी डॉलर का इन्फ्लो, तो जो इतनी बड़ी बड़ी डील हुई उसकी वजह से डॉलर का इन्फ्लो इंडियन इकोनॉमी में बढ़ा। अब जब डॉलर का इन्फ्लो बढ़ा तो क्या हुआ, एक तो ऑलरेडी ऑयल प्राइसेस फॉल डाउन कर रहे थे, ऑयल की डिमांड फॉल कर रही थी, जिससे कि हमें फॉरेन करेंसी बाहर देनी नहीं पड़ रही थी। ऑन द अदर एंड इतनी बड़ी बड़ी डील हो रही थी, जिससे कि हमारे यहाँ डॉलर का इन्फ्लो बढ़ रहा था। अब आरबीआई ने उस डॉलर के इन्फ्लो को एब्जॉर्व करना शुरू किया, डॉलर के इन्फ्लो को मार्केट से खींचना शुरू किया, ताकि और खींच करके उसको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में अकाउंट में डाल दिया, जिससे कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो 500 बिलियन का मार्क क्रॉस कर गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है, आरबीआई ने क्यों एब्जॉर्ब किया? मार्केट में था, वैसे ही गवर्नमेंट चिल्ला रही कि मार्केट में मनी नहीं है, मनी नहीं। तो अगर डॉलर आ रहा है तो डॉलर इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्म ऑफ मनी, तो आरबीआई ने क्यों एब्जॉर्ब करके इसको रिजर्व में डाल दिया? इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है। अगर आरबीआई ये फ्लो एब्जॉर्ब नहीं करती डॉलर का, जो कि रिड्यूस इम्पोर्ट बिल की वजह से, जो बिग कॉरपोरेट डील्स हुई हैं, स्ट्रैटेजिक अलायंसेस हुए हैं, उनकी वजह से जो डॉलर का इन्फ्लो इंडियन इकोनॉमी में इंक्रीज हुआ, इफ आरबीआई हैज़ नॉट एब्जॉर्ब दैट फ्लो, रुपी वुड हैव एप्रिशिएटेड सब्सटेंशियली, रुपीज़ की, इंडियन रुपीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, जिससे कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता। और अभी के लिए इंडिया का जो फोकस है वो फोकस किस चीज़ पर है? आत्मनिर्भर भारत पर। हमारा फोकस है कि इंडिया को सेल्फ रिलायंट कंट्री बनाना, जिससे कि हम एज अ एक्सपोर्ट हब इमर्ज हो इन इंटरनेशनल मार्केट। इसीलिए हम पीएलआई स्कीम अपनी लाए, और हमने एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बनाने की अनाउंसमेंट करी, जिससे कि जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, ये सेमीकंडक्टर कंपनीज है, सारी इंडिया आएँ। तो उस समय हमारा फोकस एक्सपोर्ट पर, और अगर हमारा एक्सपोर्ट कॉस्टली हो जाएगा तो शायद ये जो हमारा टारगेट है अब इंडिया को एक्सपोर्ट हब बनाने का फॉर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, वो नहीं अचीव होगा। और वैसे भी कोई भी कंट्री, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो चाइना, कोई भी कंट्री ये नहीं चाहती कि उसकी करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करे। एक हैंड में तो देखने में आपको ये लगेगा कि मैम अच्छा तो है, अगर हमारा रुपया मजबूत हो रहा है, अगर हमारी करेंसी मजबूत हो रही है अगेंस्ट डॉलर, दैन इट इज़ गुड, हम इसको अच्छा मानते हैं। नहीं, इट इज़ गुड फॉर इम्पोर्टर्स बट इट इज़ नॉट गुड फॉर एक्सपोर्टर। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी वैसे ही हमारा एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा, और जैसे ही हमारा एक्सपोर्ट महंगा होगा, हमारा एक्सपोर्ट इंटरनेशनल मार्केट में डिक्रीज हो जाएगा, इंडिया का एक्सपोर्ट शेयर डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए आरबीआई टाइम टू टाइम स्टेबलाइजेशन की प्रोसेस करती रहती है। आरबीआई जो मार्केट से डॉलर को एब्जॉर्ब करती है या मनी को, इंडियन रुपी को इन्फ्यूज़ करती है, इस प्रोसेस को स्टेबलाइजेशन बोलते हैं।
और इस स्टेबलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू आरबीआई इंडियन रुपीज़ की वैल्यू को मेंटेन रखती है अप टू सर्टेन रेंज। बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएशन भी अच्छा नहीं है और बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन भी अच्छा नहीं है इंडियन रुपीज़ का। तो इसीलिए जितना भी पैसे का इनफ्लो हुआ, डॉलर का इनफ्लो हुआ इंडियन इकोनॉमी में, आरबीआई ने तुरंत उसे एब्जॉर्ब करके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में डाल दिया, जिसकी वजह से इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व है वो 500 बिलियन का मार्क क्रॉस कर चुका है। हालांकि अगर हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहा है दैट इज़ ऑल्सो गुड। क्यों? क्योंकि इससे इंडिया का, किसी भी कंट्री का इम्पोर्ट कवर इंक्रीज होता है। एंड व्हाट इज इम्पोर्ट कवर? इम्पोर्ट कवर मीन्स किसी भी कंट्री के पास कितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है जिससे कि वो अपने इम्पोर्ट को मेंटेन कर सकता है, अपने इम्पोर्ट को का बिल पेमेंट या अपने इंपोर्ट के बिल को पे कर सकता है। जितना ज़्यादा इंपोर्ट कवरेज होगा आपकी कंट्री का, उतना ही आपकी कंट्री इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग मानी जाएगी। इट मीन्स अगर आपके पास इंपोर्ट कवर 1 साल का है, इसका मतलब है कि इंडिया के पास इतनी फॉरेन करेंसी है कि इंडिया 1 साल तक अपने सारे इंपोर्ट बिल को चुका सकती है, उसको किसी से भी लोन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम बात करें इस करेंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की, जो कि $500 बिलियन तक पहुंच चुका है, तो इसके अकॉर्डिंग इंडिया का जो इंपोर्ट कवरेज है वो 1 साल तक का हो चुका है। इट मीन्स अगर इंडिया 1 साल तक इंपोर्ट का अपना बिल, अब जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारा इसेंशियल बेसिकली इंपोर्ट आइटम क्या है? ऑयल एंड गोल्ड। तो अगर हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास इतना पैसा है कि 1 साल तक, 1 ईयर तक हम अपने सारे इंपोर्ट बिल का पेमेंट कर सकते हैं। उस बिल के पेमेंट के लिए हमें किसी भी एक्सटर्नल एंटिटी से, एक्सटर्नल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से लोन लेने की ज़रूरत नहीं है। So as of May 22, when RBI announced its monetary policy, the reserve was at $486 billion that were enough to cover India's 1 year import, जो कि 22 मई को ही 1 ईयर इम्पोर्ट का कवरेज क्रॉस कर चुका था। तो अब तो हम 500 के ऊपर पहुंच चुके हैं, तो अब हमारा जो इम्पोर्ट कवरेज है वो 1 साल से बढ़ चुका है। मीन्स इंडिया अब आसानी से अपना 1 साल का इंपोर्ट बिल या 1 साल से कुछ ज़्यादा का इंपोर्ट बिल चुका सकती है। इसीलिए हर कंट्री चाहती है कि उसका एक्सपोर्ट बढ़े। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो उसके यहाँ डॉलर या फॉरेन करेंसी का इनफ्लो बढ़ेगा। अगर फॉरेन करेंसी का इनफ्लो बढ़ेगा तो उसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है आज के, आप लोग क्वेश्चन के आंसर नहीं लिख रहे हैं। मैंने देखा है कि बहुत दिनों से आप में से बहुत लोग जो आंसर लिखते थे उन्होंने आंसर लिखना छोड़ दिया। तो प्लीज़ राइट, इट गिव्स मी द मोटिवेशन। अगर आप नहीं लिखेंगे तो मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाती हूँ। तो इसलिए प्लीज़ आंसर करिए आप लोग जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, एंड इट इज़ गुड फॉर यू ऑल्सो। तो आज का आपका क्वेश्चन है कि आप मुझे ये बताएंगे कि टॉप 5 कंट्रीज़ कौन से हैं इन टर्म्स ऑफ देयर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। कौन से टॉप 5 कंट्रीज़ हैं इन टर्म्स ऑफ देयर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, किसके पास सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, और 5वें नंबर पर कौन सा कंट्री। इसी तरह 1 2 3 4 5 कंट्रीज़ के आप नाम लिखेंगे विद देयर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो अगर हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को ग्राफ पे देखें तो आप देख सकते हैं कि दिसंबर 2018 से इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कंटिन्यूअसली लीनियर फॉर्म में बढ़ रहा है। लीनियर मतलब लाइनर फॉर्म में बढ़ रहा है, और जो कि इस कोविड-19 से के बाद से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है बिकॉज ऑफ द सर्टेन corporate deals as well as decrease oil prices. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 given on पेज नंबर 13। RBI to review corporate structure of private banks। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, आरबीआई ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करने के लिए जो सीईओज थे, जो होल टाइम डायरेक्टर्स थे, उनकी एज को बढ़ा दिया था। उनकी इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करने की बात कही थी। उसी के एक्सटेंशन में ये आज की न्यूज़ है, जिसमें आरबीआई अब जो जा रहा है उसने क्या किया, आरबीआई ने इंटरनल वर्किंग ग्रुप की एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी है, जो कि अब उस सारे ओनरशिप और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ऑफ प्राइवेट बैंक्स को रिव्यू करेगी, उसकी गाइडलाइंस को रिव्यू करेगी और आरबीआई को सजेशन देगी कि क्या चेंजेस रिक्वायर हैं इन ओनरशिप और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ऑफ प्राइवेट बैंक्स। जो करंट गाइडलाइंस है ओनरशिप और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को लेकर के, उसमें इम्प्रूवमेंट सजेशन करेगी ये इंटरनल वर्किंग ग्रुप कमेटी।
अब ये क्वेश्चन उठता है क्यों करेगी, क्या ज़रूरत है इसकी। बहुत अगर सिंपल आंसर मैं दूँ तो सिंपल आंसर ये कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए। आरबीआई ने क्यों किया है इस चीज़ को, आरबीआई ने इसलिए किया है जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं वो अलग अलग टाइम पीरियड पे इस्टेब्लिश हुए हैं, अलग अलग टाइम पीरियड में इस्टेब्लिश हुए हैं, तो उनमें जो ओनरशिप और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स को लेकर जो गाइडलाइंस हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है। कोई बैंक कब इस्टेब्लिश हुआ, कब उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ, उस समय जो लॉज थे वो उस बैंक पर एप्लीकेबल होंगे। कोई बैंक अगर 10 साल बाद स्टैब्लिश हुआ, 10 साल बाद उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ, तो 10 साल बाद जो लॉज होंगे ओनरशिप और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को लेकर के वो उस पर एप्लीकेबल होंगे। इस तरह से जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं इंडिया में, स्पेशली कॉमर्शियल बैंक्स, उनमें हार्मोनाइजेशन नहीं है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप एंड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। तो इसी गाइडलाइंस को हार्मोनाइज करने के लिए, इस ओनरशिप और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को लेकर के जितनी भी गाइडलाइंस हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी इंश्योर करने के लिए आरबीआई ने फ्राइडे को इंटरनल वर्किंग ग्रुप की एक कमेटी स्टैब्लिश करी और वो कमेटी इस सारे गाइडलाइंस को देखेगी, जो प्रिवेलिंग ओनरशिप स्ट्रक्चर और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को लेकर जितनी भी गाइडलाइंस हैं उनको देखेगी, हर डिफरेंट बैंक्स की, और आरबीआई को सजेस्ट करेगी कि इनमें क्या क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं जिससे कि ये सारे नॉर्म्स जो हैं वो यूनिफॉर्म हो सके, हार्मोनाइज हो सके, सारे बैंक्स में एक ही तरह के रूल्स और रेगुलेशन और नॉर्म्स एप्लीकेबल हो इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप एंड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। RBI said it was doing so to align regulations to meet the requirement of a dynamic banking landscape. तो एज पर आरबीआई ने कहा है कि उसने जो इंटरनल वर्किंग ग्रुप की कमेटी इस्टेब्लिश करी है वो सारे नॉर्म्स को हार्मोनाइज तो करेगी, ऑन द अदर हैंड जो हमारा डायनेमिक बैंकिंग लैंडस्केप है, मीन्स जो इंटरनेशनल बैंकिंग या जो इंटरनेशनल बैंकिंग स्टैंडर्ड है उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी हम अपने रेगुलेशन, अपने नॉर्म्स, अपने गाइडलाइंस, अपने फ्रेमवर्क को उससे अलाइंड कर पाएंगे, क्योंकि बैंक की जो इंडस्ट्री है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही, बैंकिंग लैंडस्केप भी कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो अगर हम अपने उन्हीं फैक्टर्स के, माइक्रो इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल मार्केट और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और चेंजिंग बैंकिंग लैंडस्केप के हिसाब से अपने नॉर्म्स, रेगुलेशंस, रूल्स को चेंज नहीं करेंगे तो हम शायद मार्केट से बहुत पीछे हो जाएंगे। और स्पेशली इस कोविड-19 की सिचुएशन में बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस ग्लोबल में भी आए हैं और इंडियन इकोनॉमी में भी आए हैं। फाइनेंशियल मार्केट में बहुत सारे डिसरप्शन हुए हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजी में भी चेंजेस आए हैं, कुछ ऐसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट स्पेशली इस कोविड-19 के ड्यूरेशन में हुए जिसके कारण बैंक्स को अब ऑपरेट करने के लिए, प्रॉपरली ऑपरेट करने के लिए, करंट डायनेमिक बैंकिंग लैंडस्केप से अलाइंड करके ऑपरेट करने के लिए ओनरशिप और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए ये डिसीजन लिया गया है। Though the overarching principle that the ownership and the control of private sector bank should be well diversified and that major shareholders are fit and proper has remained unchanged. जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, ओनरशिप और मैनेजमेंट को सेपरेट रखना है, तो ये तो जो रूल है ये तो एप्लीकेबल रहेगा ही, ओनरशिप को मैनेजमेंट में नहीं डाला जाएगा और मैनेजमेंट को ओनरशिप के लिए थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया जाता है जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना जनरेट हो। तो इस रूल में तो कोई चेंज नहीं किया जाएगा, बट हाँ इंटरनल वर्किंग जो ग्रुप है वो कुछ स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शन लेकर आ सकता है लाइसेंसिंग गाइडलाइंस को लेकर के, ओनरशिप और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को लेकर के। तो अगर आप बहुत क्लियरली इस न्यूज़ को देखना चाहें तो नाउ आरबीआई इज गोइंग टू और मे गो टू टाइटन द कंट्रोल ऑन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। प्राइवेट लैब सीज राइज इन स्टेट क्रैकडाउन्स। थायरोकेयर टेक्नोलॉजी और मेट्रोपोलिस जैसी जो प्राइवेट लैब्स हैं, हेल्थ लैब्स जो कि कोविड-19 का टेस्ट करती हैं, उनको बार करने के बाद में रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उनको कोविड-19 के टेस्टिंग से बार कर दिया है, जिससे कि जो टेस्टिंग रेट है स्पेशली इन मुंबई एंड थाने दैट इज़ लाइकली टू बी स्लो डाउन। इंडस्ट्री प्लेयर का ऐसा कहना है कि अगर आपने प्राइवेट लैब्स को हटा दिया है कोविड-19 के टेस्टिंग से तो अब जो टेस्टिंग का जो रेट है वो स्लो डाउन हो जाएगा। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की ही केवल, तो 47% जो टेस्टिंग होती है स्टेट में वो केवल प्राइवेट लैब्स के थ्रू होती है। अगर आप प्राइवेट लैब्स को ही हटा रहे हैं टेस्टिंग के प्रोसीजर से, अगर उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं टेस्टिंग करना, तो दैट में डिक्रीज द टेस्टिंग रेट। अगर टेस्टिंग रेट डिक्रीज होगा, जिसके लिए इंडिया हमेशा क्रिटिसाइज होता रहा है कि इंडिया में टेस्टिंग रेट बहुत स्लो है, इसीलिए इंडिया में कोविड-19 के जो एक्टिव केसेज हैं वो डेटा में कम रिफ्लेक्ट हो रहे हैं।
और हो सकता है ये डिसीजन इसलिए भी लिया गया हो ताकि डेटा को थोड़ा सा हाइड करना गवर्नमेंट चाह रही हो, इसलिए भी। तो बहुत सारे इसमें एक्सपर्ट के अपने अपने व्यूज़ हैं। फिलहाल के लिए आप न्यूज़ में इतना समझ लिए कि प्राइवेट लैब्स को बार कर दिया गया है। कुछ 2 प्राइवेट लैब्स हो जिसकी वजह से स्टेट में कोविड-19 की जो टेस्टिंग है उसका रेट डिक्रीज़ हो जाएगा। तो जो अभी रिसेंटली न्यूज़ आ रही है कि महाराष्ट्र में कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, जो इन्फेक्शन रेट है वो कम हुआ है, तो हो सकता है वो इन्फेक्शन रेट इसीलिए कम हुआ कि टेस्टिंग रेट कम हो गया है। आप देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़, M&M प्लानिंग टू एग्जिट लॉस मेकिंग एंटिटीज इन अ ईयर। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने डिसाइड किया है कि वो अपने हर साल अपनी एक लॉस मेकिंग एंटिटी से एग्जिट करेगा। जैसे कि उनका ये कहना है कि जो उनका 2 व्हीलर बिजनेस है स्पेशली इन USA दैट हैज़ बीन स्ट्रगलिंग सिंस लॉन्ग, सो दे हैव डिसाइडेड टू शट डाउन इट एंड लिक्विडेट द स्टॉक ऑफ द 2 व्हीलर company in USA. So it means Mahindra and Mahindra is going for consolidation process where they will sell all their loss-making entities and focus on or concentrate their resources on the profit-earning or profit-making entities or strategic business unit. अब देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़, मोराटोरियम सेंटर RBI गेट्स 3 days टू डिसाइड ऑन इंटरेस्ट। जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, इंटरेस्ट ऑन मोराटोरियम, जो मोराटोरियम पीरियड में जो इंटरेस्ट रेट लग रहा है उसको लेकर के पटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया था, जिसमें कि अब सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर और RBI को 3 दिन का समय दिया है ये डिसाइड करने के लिए कि व्हाट इज़ देयर टेक ऑन द इंटरेस्ट इम्पोज ऑन द मोराटोरियम पीरियड। जो पटिशनर है उनका ये कहना है कि इंटरेस्ट का वेव ऑफ कर देना चाहिए सेंटर और RBI को। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर कोविड-19 के पीरियड में कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी उनकी नहीं हुई थी, जिसलिए उनका कोई भी इनकम जनरेशन नहीं हुआ। जब इनकम जनरेट ही नहीं हुई तो वो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट पे ही कहाँ से करेंगे। उन्होंने कहा कि मोराटोरियम तो उन्हें एक्सटेंशन दे रहा है बट इवेंचुअली उनको उस पीरियड के लिए पे तो करना ही पड़ेगा, चाहे आज करना पड़े चाहे कल करना पड़े। उसी को ले करके वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जो साइड है वो पटिशनर के साइड ही दिख रहा है और उन्होंने RBI से, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि RBI कंसीडर करे व्हाट कुड बी द अदर ऑप्शन बिकॉज इम्पोजिंग इंटरेस्ट ऑन मोराटोरियम पीरियड इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय सुप्रीम कोर्ट। तो अब सेंटर और RBI के पास 3 दिन का समय है, 3 दिन के अंदर उन्हें सुप्रीम कोर्ट को बताना है और ये डिसीजन देना है कि वो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे मोराटोरियम पीरियड में या नहीं करेंगे, और जिसके लिए उन्हें एफिडेविट फाइल करना है सुप्रीम कोर्ट में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़, SARC एंड एसोसिएट इज ऑडिटर ऑफ PM केयर। अगर आपको याद हो तो बहुत पॉलिटिकल न्यूज़ में ये बात बहुत ही ज़्यादा चली थी कि जो PM केयर फंड बनाया गया है उसकी ऑडिटिंग होगी कि नहीं होगी, क्या वो RTI एक्ट के तहत आएगा कि नहीं आएगा। अपोजिशन पार्टीज़ और बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इस पर क्वेश्चन मार्क बनाया था कि जब ऑलरेडी हमारे पास PM रिलीफ फंड है तो उसके बाद ये PM केयर फंड बनाने की क्या ज़रूरत थी, और क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसकी ऑडिटिंग कौन करेगा, पार्लियामेंट ऑडिटिंग करेगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑडिटिंग करेगा या कोई थर्ड पार्टी ऑडिटिंग करेगी। तो उस पर क्लैरिफिकेशन दिया है कि PM केयर फंड एक ट्रस्टीशिप है जिसकी ऑडिटिंग का जो जिम्मा है, जो ठेका है, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो SARC और एसोसिएट एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर है उनको मिला है, प्राइवेट ऑडिटर है उनको दिया गया है। नाउ SARC एंड एसोसिएट विल ऑडिट द PM Care Fund established for fighting the COVID-19 pandemic in India। आज की न्यूज़ ऑफ द डे देख लेते हैं, क्रैश कोर्स IIP कॉन्ट्रैक्ट्स रिकॉर्ड 55.5% इन अप्रैल। तो आज की न्यूज़ ऑफ द डे ये है, इसमें आप IIP के बारे में, कोर्स सेक्टर के बारे में, इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ सकते हैं और ये प्रोबेबल क्वेश्चन होता है लगभग हर बैंकिंग एग्जाम में। ऑल दीज आर द रेफरेंसेस। इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।